अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो आफ्टर लर्निंग अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी देयर इंटरेक्शन, नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। बिकॉज हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो डोनेट करने से पहले ब्लड चेक करना पड़ता है। तो ये ब्लड क्यों चेक करना पड़ता है? बिकॉज एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन occurs if the blood is not properly matched। तो उसके बारे में हम लोग रेफरेंस टू ह्यूमन ब्लड ग्रुप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और साथ में सेकेंड टॉपिक जो होगा वो होगा वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज। तो बीमारी इन्फेक्शियस डिजीज को होने से पहले ही सबसे आसान तरीका है, सबसे एफिशिएंट तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसका कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग डिफाइन करते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग किसको कहते हैं? तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? कैटेगरीज तैयार करना या क्लासिफिकेशन करना। तो ब्लड ग्रुपिंग मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो किस बेसिस पे हम लोग ह्यूमंस को क्लासीफाई करेंगे? तो इट इज बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन और मेनी टाइप ऑफ एंटीजेंस ऑन ब्लड सेल्स। तो ह्यूमन के मैंने पहले बताया था बेसिक कंसेप्ट क्या है। हर सेल के सरफेस में कोई ना कोई यूनिक एंटीजन होता ही है, और कुछ एंटीजन जो बहुत ही स्पेशल होते हैं जिससे रिएक्शंस हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो हम लोग ह्यूमन को क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग। इस क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस ऑन ब्लड सेल्स, उसको ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। तो एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो दिस सिस्टम यू आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। फिर है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो प्रेजेंटली जब हम लोग किसी पर्सन को ब्लड डोनेट करते हैं या किसी पर्सन से जब ब्लड हम लोग रिसीव करते हैं, तो इन दो ब्लड ग्रुप सिस्टम को मैच किया जाता है, नहीं तो सीवियर रिएक्शन कैन ऑकर इन द पर्सनस बॉडी एंड द पर्सन कैन इवन डाई। और तीसरा ग्रुप है MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम। और भी बहुत सारे ग्रुप्स है, लेकिन ABO एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है। अभी इस डेफिनेशन में हमने एक टर्म देखा है एंटीजेंस ऑन ब्लड सेल्स। अभी एंटीजेंस ऑन ब्लड सेल्स का मतलब क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर सेल के सरफेस पे एक स्पेशल मार्कर्स होते हैं जिनको हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। तो ब्लड सेल्स, ह्यूमन ब्लड सेल्स, हर लिविंग ऑर्गेनिम्स के ब्लड के जो सेल्स है उसमें कोई ना कोई स्पेशल एंटीजन होगा ही होगा। तो कुछ एंटीजन स्पेशल होते हैं, तो दे आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द ब्लड सेल्स। एंड विच ब्लड सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट? दे आर RBC, बिकॉज RBC आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। और ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर RBC है, बिकॉज RBC की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। विच आर इन्वॉल्व इन सीरोलॉजिकल रिएक्शन। तो सीरोलॉजी क्या होता है हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सीरोलॉजी इज द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या? तो हमने देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करता है कि हमारे बॉडी के एंटीजेंस को पहचान के उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता है, बल्कि फॉरेन एंटीबॉडीज़ को पहचान के उनको डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि कभी कभी हमारा बॉडी अपने ही बॉडी सेल्स के एंटीजन को फॉरेन समझ के डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी कि हमारा बॉडी अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो इसका एग्जांपल्स है ABO, RH फैक्टर है, डफी फैक्टर है, लिविस फैक्टर है, किड्डो फैक्टर है, MNS फैक्टर है, एंड बहुत सारे ये कैन सी फैक्टर्स आपको RBC या दूसरे ब्लड सेल्स के सरफेस पे मिलेंगे, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ABO एंड RH। तो विल कंटिन्यू। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम पे जो रिसर्च हुआ है, तो इट इज़ फाउंड दैट 30 डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होते हैं। तो कैन सी राइट साइड पे आपको RBC दिख रहा है, उस पर एक ब्लू कलर का राउंड पार्टिकल दिख रहा है, वो A टाइप का पार्टिकल है। फिर कोनिकल ग्रीन कलर का पार्टिकल दिख रहा है, वो B टाइप का पार्टिकल है। और जो पर्पल कलर का स्क्वायरिश पार्टिकल दिख रहा है वो है RH फैक्टर या RH पार्टिकल। और इसी बेसिस पे ह्यूमन को हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। नाउ तो these antigens are found in human
तो विद इन द सेम स्पीशीज, इन इसके लिए इसको कहते हैं आइसो एंटीजेंस। और इन आइसो एंटीजेंस के प्रेजेंस या एब्सेंस पे हम लोग ह्यूमन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स के हिसाब से अलग अलग ग्रुप सिस्टम है, जैसे एबियो सिस्टम, आरएच सिस्टम, डफे सिस्टम, एमएनएस है, किड सिस्टम, लेविस, पी सिस्टम, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम हमको स्टडी करना है वो है एबियो सिस्टम, जिसमें 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, आपको मालूम होगा ए बी एंड ओ। तो अकॉर्डिंग टू यू कैन सी दिस सिस्टम, माई ब्लड ग्रुप इज ओ। आपका क्या है, आप खुद सोचिए। और दूसरा सिस्टम है आर एच सिस्टम। इस सिस्टम के हिसाब से 2 ग्रुप है, आर एच पॉजिटिव यानी कि जिसके पास आर एच फैक्टर होता है वो, एंड आर एच नेगेटिव जिसके पास आर एच फैक्टर नहीं होता है। तो अगर दोनों सिस्टम को कंबाइन करेंगे तो उसके हिसाब से मेरा ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ आर एच पॉजिटिव। मतलब मेरा ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के हिसाब से ओ है और आर एच के हिसाब से पॉजिटिव है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ओ आर एच पॉजिटिव। आई एम ओ पॉजिटिव। और कुछ लोग बी पॉजिटिव होते हैं। नाउ तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट स्टडी करते हैं कि एंटीजेंस ऑन आरबीसी क्या है। ब्लड सेल्स के सरफेस पे एंटीजेंस मतलब क्या। तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल कहलाते हैं, उनके सरफेस पे जेनेटिकली डिटरमाइंड वैरायटीज होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं तो ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल्स के। तो फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे जो आरबीसी दिख रहा है उस पर ए टाइप का आपको एंटीजन दिख रहा है, और राइट साइड के जो आरबीसी है उस पर बी टाइप का एंटीजन दिख रहा है ग्रीन कलर में। नाउ तो दीज मॉलिक्यूल्स एक्चुअली बेसिकली एक्ट्स एज अ सरफेस मार्कर, या दे एक्ट लाइक यू कैन सी आईडी। लेकिन सम ऑफ देम कैन एक्ट एज ए एंटीजन, और एंटीजन हमें पता है कि वो पार्टिकल होता है जिसकी वजह से एंटीबॉडी तैयार हो सकता है, एंड दे आर रेफर्ड एज आइसो एंटीजन्स बिकॉज दे आर फाउंड इन ह्यूमन, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन। तो आइसो एंटीजन मतलब दे आर जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड रिलेटेड टू ईच अदर, या दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस। एग्लू, ग्लू का मतलब होता है चिपक जाना। इन एंटीजेंस की वजह से आरबीसी आपस में चिपक सकते हैं अगर बॉडी में अपोजिट एंटीबॉडी आ गया तो या बन गया तो। सो दे आर इन्वॉल्व इन एग्लूटिनेशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई एग्लूटिनोजेंस। नाउ व्हाई दिस ब्लड सेल्स एंटीजेंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ और डोनर के एंटीजेंस और रिसिपिएंट मैच नहीं हुए, देन सीवियर रिएक्शन हो सकता है एंटीजन एंटीबॉडी का। और जो सीवियर रिएक्शन है उसमें एग्लूटिनेशन टाइप का रिएक्शन होने से रिसिपिएंट कैन इवन डाई बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ आरबी ब्लड सेल्स एंड किडनी फेलियर। तो इसके लिए एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर ब्लड इज गिवन। दैट्स वाई हम लोग जब भी किसी को ब्लड देते हैं, किसी का ब्लड लेते हैं, तो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग फर्दर हमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है उसको थोड़ा फिर से रिवाइज करते हैं with reference to RBC. So you can see left side में you got 3 RBC and on the surface of RBC there are surface antigens. तो अगर इन RBC के आसपास corresponding antibody रिलीज हो गया तो क्या होता है, ये सारे RBC एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो व्हाट इज एग्लूटिनेशन? तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सर्टेन एंटीबॉडीज, जिनको एग्लूटिनीन्स कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो जिन एंटीबॉडी की वजह से ये रिएक्शन होता है, क्लम्पिंग होता है, सेल्स आपस में चिपक जाते हैं, ग्लू हो जाते हैं, क्लम्प स्टिक हो जाते हैं, उसको कहते हैं एग्लूटिनिन, विच बाइंड्स विद एंटीजन ऑन पैथोजन और सेल। दिस लीड्स टू क्लम्पिंग ऑफ सेल्स। तो क्लम्पिंग मतलब ग्लूइंग टुगेदर। तो एग्लूटिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एग्लूटिनिन टाइप के एंटीबॉडी की वजह से एंटीजेंस जो सेल्स के सरफेस पे होते हैं या जर्म्स के सरफेस पे होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए नीचे आपको दिख रहा है एक 3 आरबीसी। तो ये आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है, मतलब ये बी ब्लड ग्रुप का आरबीसी है। अगर इसके पास या इसके साथ बी टाइप का एंटीबॉडी मिक्स हो गया तो आरबीसी, देखिए थर्ड डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आरबीसी आपस में क्लम्प हो गए हैं, और ऐसे आरबीसी को हमारा बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है और इसकी वजह से सीवियर एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाता है एंड द पर्सन कैन इवन डाई अगर इमीडिएटली हमें ब्लड नहीं दिया है। तो क्लम्प्ड सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड, जिसको लाइस्ट कहते हैं, फट जाते हैं वो,
और इसको कहते हैं hemolysis of RBC, and this is very dangerous because it leads to death because of kidney failure. Now let's start understanding our ABO blood group system. तो ABO blood group system क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, इसके हिसाब से 4 ब्लड ग्रुप किस तरह डेवलप होते हैं हम लोग देखेंगे. जस्ट लिसन केयरफुली, इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मतलब द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इनटू 4 ग्रुप्स. तो 4 ग्रुप में हम लोग ह्यूमन को क्लासिफाई करते हैं. किस बेसिस पे? प्रेजेंस या एब्सेंस किसका? एंटीजन ए और एंटीजन बी. तो आपको ये रिमेंबर करना है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 2 एंटीजन्स इन्वॉल्व है. एंटीजन ए यानी कि पहला एंटीजन जो डिस्कवर हुआ उसको एंटीजन ए नाम दिया, दूसरा एंटीजन जो डिस्कवर हुआ उसको एंटीजन बी नाम दिया. एंड दिस एंटीजन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. सिंपल है, अगर हम लोग ह्यूमन को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, तो उस सिस्टम को ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं. तो यू गॉट 4 ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप ए मतलब जिसके पास ए एंटीजन होता है, ब्लड ग्रुप बी जिसके पास बी एंटीजन होता है, ब्लड ग्रुप ओ. तो ओ का मतलब एक्चुअली होता है नील. ये वो पर्सन का ग्रुप है जिनके आरबीसी पे न तो ए होता है न तो बी होता है. और चौथा ग्रुप जो है वो है स्पेशल, जिसके आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन्स होते हैं, ए भी होता है बी भी होता है. तो नेचुरली द ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड एज ए बी ब्लड ग्रुप. तो 4 ब्लड ग्रुप ए बी ओ एंड ए बी. अभी इन 4 ब्लड ग्रुप में से पहले 3 ग्रुप्स जो है, यानी कि सबसे पहले जब ये ब्लड ग्रुप सिस्टम डेवलप हुआ तो 3 ही ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब हुआ था. वो था ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप. क्योंकि ओ का मतलब होता है 0 ईयर. तो बोलने के लिए भले हम लोग ओ कहते हैं, लेकिन ओ मीन्स 0 या नील. एंड इस 3 ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में. तो सबसे पहले 3 ब्लड ग्रुप डिफाइन हुए थे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप. लेकिन इमीडिएटली चौथा ब्लड ग्रुप जो ए बी कहलाता है, ये डिस्कवर हो गया 2 साल के बाद. एंड दे वर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर स्टूडेंट. तो कार्ल लैंडस्टेनर के ही 2 स्टूडेंट डिकैस्टेलो एंड स्टर्ली ने चौथा ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया. तो उन्होंने प्रूव किया कि कुछ ह्यूमन के आरबीसी पे दोनों एंटीजन्स होते हैं, ए भी होता है बी भी होता है. तो इस तरह अभी टोटल 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी ओ एंड ए बी. तो यू हैव टू रिमेंबर इट. और इस डिस्कवरी की वजह से कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब सेफली ब्लड को हम लोग चेक करके दे सकते हैं डोनर से रेसिपिएंट के बॉडी में. नाउ अभी कोई भी एंटीजन जो किसी सेल्स के सरफेस पे डेवलप होता है तो उसके पीछे जीन्स का हाथ होता है. तो दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का जेनेटिक बेसिस क्या है, जिसको लैंडस्टेनर ने ही एक्सप्लेन किया. तो लैंडस्टेनर डिस्कवर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. तो उन्होंने फाइंड किया कि आरबीसी के सरफेस पे 2 टाइप के एंटीजन्स हो सकते हैं. एंटीजन टाइप ए, जैसे ये आरबीसी के सरफेस पे ब्लू कलर का जो आपको राउंड पार्टिकल दिख रहा है वो एंटीजन ए है. और दूसरा है एंटीजन टाइप बी. तो दिस इज द आरबीसी जिसके देखो कोनिकल टाइप का ये रिप्रेजेंटेशन है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल शेप. हमने रिप्रेजेंट किया है, ए को राउंड शेप दिया है और बी को हमने कोनिकल शेप दिया है. तो द कोनिकल शेप इज बी टाइप एंटीजन. और लैंडस्टेनर ने इन दोनों एंटीजन्स को नाम दिया एग्लूटिनोजेंस. एग्लू मतलब चिपकने लायक. तो इनकी वजह से आरबीसी आपस में चिपक सकते हैं, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन एग्लूटिनेशन रिएक्शन, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बॉडी में आ गया या प्रोड्यूस हो गया. साथ में उसने ये भी पाया कि सीरम इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. तो सीरम में 2 टाइप के एंटीबॉडीज हो सकते हैं. एंटीबॉडी ए, तो एंटीबॉडीज़ को हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द एंटीबॉडी ए. और ये एंटीबॉडी एंटीजन ए के साथ बाइंड हो सकता है, क्योंकि उसके पैरोटोप में देखिए राउंड शेप है. और एंटीबॉडी बी जो एंटीजन बी के साथ बाइंड हो सकता है, क्योंकि उसके पास देखिए कोनिकल शेप का स्लॉट है या पैरोटोप है, जो हमने लास्ट टाइम समझा था. और इन दोनों एंटीबॉडीज़ को उन्होंने नाम दिया एग्लूटिनिन्स, क्योंकि एग्लूटिनेशन रिएक्शन
होता है इन एंटीबॉडीज़ की वजह से, यानी कि ये एंटीबॉडीज़ की वजह से आरबीसी आपस में चिपक जाएंगे, उनका एग्लूटिनेशन हो जाएगा। कंटिन्यू नाउ, अब ये जो एंटीजन ए एंड बी है, तो इसका फॉर्मेशन जो जीन कंट्रोल करता है उसको नाम दिया है जीन आई। तो आई का मतलब होता है आइसो एग्लूटिनोजन, बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन। एंड इस जीन के 3 फॉर्म्स है जिसको एलील्स कहते हैं। तो किसी भी जीन के जनरली 2 फॉर्म होने ही चाहिए कम से कम, जो हमने पढ़ा है हमारे 11th स्टैंडर्ड में, लोअर स्टैंडर्ड में, 10th में। लेकिन कुछ जीन्स के 2 से ज़्यादा एलील्स होते हैं और जीन आई के 3 फॉर्म्स है। तो पहला फॉर्म जो है वो है आई ए, दूसरा है आई बी और तीसरा है स्मॉल आई। तो इसमें आई ए जीन जो है ये एंटीजन ए फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि इसकी वजह से आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन तैयार हो जाएगा। और आई बी जीन जो है इसकी वजह से आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी तैयार हो जाएगा। और स्मॉल आई जीन जो है वो किसी भी एंटीजन को कंट्रोल नहीं करता है, तो उससे कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, उसी को निल या नल कहा जाता है। और मजे की बात है कि इन तीनों जीन्स में थे आई ए जीन और आई बी जीन, ये दोनों इक्वली डोमिनेंट है, यानी कि दोनों स्ट्रॉन्ग जीन्स है। और स्मॉल आई जीन जो है, जो कोई एंटीजन तैयार नहीं करता, वो रिसेसिव है। एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द अलील्स। और इन्हीं कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनल ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड। क्योंकि हमें मालूम है कि हर पर्सन को एक जीन फादर से मिलता है, एक जीन मदर से मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको आपके पापा से कौन सा जीन मिला और मम्मी से कौन सा जीन मिला, इन तीनों में से आई ए, आई बी, आई और स्मॉल आई, तो वो डिटरमाइन कर रहा है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। नाउ, तो यही मैंने अभी आपको बोला कि ये 3 एलील्स जो है आई ए, आई बी एंड आई, यही 4 ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। तो 3 एलील की वजह से 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इसके लिए इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 6 जीनोटाइप्स। और इस 6 जीनोटाइप के इफेक्ट की वजह से 4 टाइप के ब्लड ग्रुप डेवलप होते हैं। इन 4 ब्लड ग्रुप्स जो फॉर्म होते हैं उसको कहते हैं फिनोटाइप्स। तो 6 कॉम्बिनेशंस मीन्स 6 जीनोटाइप्स एंड 4 ब्लड ग्रुप्स मीन्स 4 फिनोटाइप्स। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ चार्ट। तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग देखेंगे जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जीन कॉम्बिनेशन, पेरेंट से बच्चे को क्या मिला होगा या हमें क्या मिलता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर किसी बेबी को एक जीन, फादर से जो जीन मिला है वो ए जीन मिला है, मम्मी से भी ए जीन मिला है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए होगा लेकिन उसके प्लाज्मा में या सीरम में एंटीबॉडी बी होगा। तो दिस इज़ वेरी यूनिक। तो जिस पर्सन के पास जो एंटीजन होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ब्लड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके खुद के आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ, उसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो आपको वो बाद में हम लोग बताएंगे, समझाएंगे। यहाँ पे आपको खाली देखना है कि जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन से ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो आई ए की वजह से ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। या दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, आई ए के साथ अगर स्मॉल आई आया, तो एक पेरेंट ए जीन दे रहा है, दूसरा आई दे रहा है, तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा। वो क्यों? क्योंकि आई ए जीन जो है वो स्ट्रांग है और स्मॉल आई जीन क्या है, रिसेसिव है। सिमिलरली अगर एक पर्सन को दोनों पेरेंट्स से आई बी मिला है, तब उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, तो उसके आरबीसी पे बी एंटीजन होगा। तो नेचुरली अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे प्लाज्मा में हो जाएगा एंटीबॉडी ए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिमेंबर इट एंड नोटिस इट। और दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक पेरेंट से आई बी और दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई, तब भी ब्लड ग्रुप बी रहेगा। तो 4 कॉम्बिनेशन इधर हो गए हमारे, अभी बचे हैं 2 कॉम्बिनेशन। तो अगर एक बेबी को दोनों पेरेंट से स्मॉल आई जीन मिलता है, तब उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, मतलब 0, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं बनेगा, न तो ए बनेगा न तो बी बनेगा। लेकिन प्लाज्मा में या ब्लड के लिक्विड पार्ट में दोनों एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। और सबसे यूनिक जो ब्लड ग्रुप है जो बाद में डिस्कवर हुआ था कि एक पेरेंट से आई ए जीन मिला है और दूसरे पेरेंट से आई बी जीन मिला है, और दोनों इक्वली डोमिनेंट होने की वजह से पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, यानी कि
ऐसे पर्सन के आरबीसी पे ए एंटीजन भी तैयार होगा और बी एंटीजन भी तैयार होगा। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऐसे पर्सन के प्लाज्मा में आप देखो लास्ट बॉटम कोई एंटीबॉडीज नहीं रहेगा। जिस पर्सन के आरबीसी में दोनों एंटीजन तैयार होते हैं तो नेचुरली दोनों एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए, नहीं तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है उसको कंट्रोल करने के लिए 3 एलील्स है, इसको हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म भी कहते हैं। और ए और बी दोनों जीन इक्वली डोमिनेंट है, उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। तो इसको आपको एक दूसरे चैप्टर में स्टडी करना है, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ तो हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का, जिसमें हम देखेंगे कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है, जिसको कंपैटिबिलिटी या मैचिंग भी कहते हैं। तो टेक्निकली एक पर्सन जिसको ब्लड चाहिए तो वो कहलाता है रिसिपिएंट्स ब्लड। तो उसमें 4 टाइप का ब्लड है, ए बी एंड ओ। और हमारे ब्लड के में 2 मेन कंपोनेंट है, आरबीसी ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो ए के आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन होता है, बी के सरफेस पे बी होता है, ए बी के सरफेस पे दोनों होते हैं, देख रहे हैं आप पिक्चर में थर्ड। और ओ के सरफेस पे दोनों नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडीज में थोड़ा फर्क है। ए एंटीजन वाले के प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगा और बी एंटीजन के प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगा। और देखिए ए बी वाले ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन जो ओ है उसके प्लाज्मा में दोनों टाइप के एंटीबॉडी रहते हैं। अब जब हम लोग को एक्चुअली ब्लड सप्लाई करना है या ट्रांसफ़र करना है तो टेक्निकली एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मैच होने चाहिए। तो उसके हिसाब से ए को ए ही दे सकता है ब्लड, बी को बी ही दे सकता है, ए बी को ए बी ही दे सकता है और ओ को ओ ही दे सकता है। अगर ऐसा नहीं किया तो सीवियर रिएक्शन हो सकता है। लेकिन हमें बताया गया है कि ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्निकली ओ जो है वो सबको कैसे दे सकता है ब्लड? तो एक्चुअली पूरा ब्लड नहीं दिया जाता है। नॉर्मल जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है या ब्लड डोनेट किया जाता है तो खाली आरबीसी दिया जाता है डोनर का, और प्लाज्मा को हम लोग निकाल देते हैं, आरबीसी को वॉश करके सस्पेंशन बना के दिया जाता है। तो उसके हिसाब से डोनर के जो ब्लड होते हैं उसमें खाली आरबीसी होता है। तो अगर इस फिनोमेना को, इस एस्पेक्ट को हम लोग नोट करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि देखिए ए को ए ब्लड में हम लोग मिक्स कर सकते हैं तो मैच होगा, लेकिन उसको हम लोग ए बी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ए बी में क्यों? क्योंकि ए बी के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। उस तरह बी को बी में दिया जा सकता है और बी को ए बी में भी दिया जा सकता है, क्योंकि ए बी के ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ए बी जो है वो खाली ए बी को दिया जा सकता है, और ओ जो है वो सब ब्लड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ओ के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, तो किसी भी ब्लड में अगर मिक्स होगा तो कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो दिस हैज़ टू बी नोटेड। तो ओ कैन बी गिवन टू ओ, ए बी, बी एंड ए बी। तो दैट्स वाई ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो इसके लिए क्योंकि ओ के आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो वो किसी भी ब्लड में सेफली दिया जा सकता है क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगा। और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि ए बी के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो किसी भी टाइप का ब्लड सेल ए वाला, बी वाला, ए बी वाला, ओ वाला अगर हम लोग ए बी को देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ए बी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा सेल्स को। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाई ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो वट एवर वी हैव डिस्कस, तो उसको हम लोगों ने अभी फिर से रिवाइज करते हैं। वी हैव गॉट ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. So these are the, you can see, features which are just discussed. अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए पोएम। तो सेंटर में देखिए, आपको जब भी ये कन्फ्यूजन हो कि कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है, कौन किससे ले सकता है, तो ये पोएम याद कर लीजिए। तो पहले ऊपर लिखे ए, नीचे लिखे बी, लेफ्ट में ओ और राइट में ए बी, और इस तरह आप रिमेंबर कर सकते हैं। बोलिए, ए कैन गिव टू ए एंड ए बी, बी कैन गिव टू बी एंड ए बी,
AB कैन गिव ओनली टू AB एंड O कैन गिव टू ऑल। तो O हर ब्लड ग्रुप में दिया जा सकता है। तो फिर से देखते हैं, A कैन गिव टू A एंड AB, B कैन गिव टू B एंड AB कैन गिव ओनली टू AB, O कैन गिव टू ऑल, एंड दैट्स वाई O is called universal donor and AB is called universal recipient। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि O को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं और AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं। एंड रिमेंबर दिस, यू कैन सी रिप्रेजेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द नोट फॉर योर रेफरेंस। तो ये चार्ट आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में भी। अब हम लोग बात करते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की। तो RH मतलब रीसस फैक्टर। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर, जिसको रीसस फैक्टर कहते हैं। यानी कि RBC में A एंटीजन और B एंटीजन के अलावा एक और फैक्टर होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है रीसस फैक्टर। तो उसके हिसाब से दो ब्लड ग्रुप हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो RH पॉजिटिव का मतलब होता है द पर्सन के RBC के ऊपर रीसस फैक्टर है और उसके प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी नहीं है। और नेगेटिव का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ RHD फैक्टर ऑन RBC and there will be presence of RH antibody only when the person is sensitized। यानी कि नेगेटिव पर्सन के भी ब्लड में RH एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन अगर उसको गलती से पॉजिटिव ब्लड मिला तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे। तो हम लोग बाद में अंडरस्टैंड करेंगे इसको, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ तो RH जिसको रीसस फैक्टर कहते हैं, ये मंकी से ह्यूमन में आया है, रीसस मंकी से, और उसके बहुत सारे वैरायटी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीजन D। तो इसके लिए D को हम मेंशन करते हैं RH के साथ, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ RH फैक्टर D से जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही सीवियर होता है, स्पेशली इन ए पर्सन हु इज़ RH नेगेटिव। और ये तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एक मदर हु इज़ RH नेगेटिव, उसका बेबी जो है वो RH पॉजिटिव रहता है, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। उससे एक बीमारी हो सकती है बच्चों में, जिससे डेथ भी हो सकता है, उसको कहते हैं HDN या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, जो लास्ट में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो याद रखिए इस बात को। तो RH फैक्टर क्या है, अभी बताया कि RH फैक्टर जो है वो मंकी फैक्टर भी कहलाता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीजन D, और ये रीसस मंकी के ब्लड में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, और उसका डिस्कवरी भी लैंस स्टेनर ने ही किया अलॉन्ग विद विनर, जब वो रीसस मंकी के ब्लड ग्रुप को स्टडी कर रहे थे 1940। तो जेनेटिक बेसिस इज ऑल्सो सिमिलर। तो यहाँ पे फ़र्क खाली ये है कि रीसस फैक्टर डाइवर्स होता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है RH-D, और ये RH-D फैक्टर का फॉर्मेशन जो है वो डिटरमाइन करता है जीन, जिसको नाम दिया है RH-D। और RH-D जीन्स के दो एलील्स हैं। तो I जीन जो था ABO सिस्टम को, उसमें 3 एलील थे, लेकिन यहाँ पे खाली 2 है स्टैंडर्ड। उसमें D जो है वो है डोमिनेंट, एंड स्मॉल d जो है वो है रिसेसिव। तो D इज डोमिनेंट जीन एंड स्मॉल d इज व्हाट, रिसेसिव। तो उसमें कैपिटल D या डोमिनेंट जीन की वजह से RH फैक्टर डेवलप हो जाता है RBC के सरफेस पे। यू कैन सी द पर्पल कलर स्क्वायर, एंड D की वजह से, स्मॉल d की वजह से एंटीजन नहीं बनेगा। तो इन दोनों जीन को अगर कंसिडर करेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और 2 ब्लड ग्रुप तैयार हो जाएंगे। तो सेम चार्ट सिमिलर। तो अगर एक पर्सन को एक पेरेंट से कैपिटल D और दूसरे पेरेंट से भी कैपिटल D यानी कि डोमिनेंट जीन मिला, तो उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा। या दूसरा कॉम्बिनेशन है, एक पेरेंट से कैपिटल D दूसरे से स्मॉल d, तो इस केस में RBC के सरफेस पे RH-D तैयार हो जाएगा एंटीजन, और एंटीबॉडी तैयार नहीं होगा। और एक पर्सन को अगर एक पेरेंट से D और दूसरे पेरेंट से D, दोनों स्मॉल d मतलब रिसेसिव जीन मिला, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा RH नेगेटिव, मतलब RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं रहेगा, और उसके ब्लड में भी कोई एंटीबॉडी भी नहीं रहेगा शुरुआत में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर एक RH नेगेटिव पर्सन को गलती से RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसका बॉडी सेंसिटाइज हो जाएगा, तब उसका बॉडी एंटीबॉडी तैयार कर देता है RH के खिलाफ। तो दैट्स वाई RH नेगेटिव people are very sensitive, they have to be very careful in receiving the blood. Now
तो वाइल रिसीविंग ब्लड, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जब हम लोग हेल्दी ब्लड को नीडी पर्सन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हेल्दी पर्सन जो डोनेट कर रहा है उसको डोनर पर्सन कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फ्यूजन इसके लिए कहते हैं क्योंकि दोनों पर्सन का ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, लेकिन केयर शुड बी टेकन, द ब्लड शुड मैच, उसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी। दैट मीन्स दैट एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑफ डोनर एंड रिसिपिएंट ब्लड आर मैचिंग, नहीं तो सीवियर रिएक्शन हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, गलती हो गई ब्लड ट्रांसफ़र के दौरान, तो ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है और इसकी वजह से होता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो या तो डोनर के आरबीसी या रिसिपिएंट के आरबीसी या दोनों के आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ये तब होता है जब रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जिससे आरबीसी का हो जाता है एग्लूटिनेशन। और होता क्या है कि जैसे ये ब्लड वेसल आपको दिख रहा है, उसमें रॉन्ग आरबीसी ट्रांसफ़र हो गया, तो आरबीसी आपस में चिपक जाते हैं, जिससे छोटे ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाते हैं, आरबीसी हिमोलाइज होते हैं और फाइनली किडनी फेलियर होता है, जिससे डेथ हो सकता है। सो दैट्स वाई ब्लड ग्रुप का मैचिंग होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए बिफोर ब्लड इज ट्रांसफर्ड। तो अगर दोनों ब्लड ग्रुप को अभी हम लोग कंसिडर करेंगे एक साथ, तो 8 ब्लड ग्रुप तैयार हो जाते हैं, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, फिर B पॉजिटिव, B नेगेटिव, फिर आपके पास है AB RH पॉजिटिव, AB नेगेटिव एंड O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। तो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ABO एंड RH सिस्टम दोनों को चेक किया जाता है, बिकॉज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन सी एंटीजेंस इन ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ब्लड ग्रुप कैसे चेक किया जाता है, तो जिस मेथड से चेक किया जाता है उसको कहते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एंटी ए जो एंटीजन ए को डिटेक्ट करता है, एंटी बी जो एंटीजन बी को डिटेक्ट करता है, एंटी RH जो RH फैक्टर को डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्ट करना मतलब ए ड्रॉप ऑफ ब्लड इज टेकन ऑन द स्लाइड और उस पर एंटी ए, एंटी बी और एंटी RH डाला जाता है। अगर क्लम्पिंग हो गया मतलब दैट फैक्टर इज प्रेजेंट। तो देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए कि एक स्लाइड पे 3 ब्लड ड्रॉप्स लिया है, तो पहले ब्लड ड्रॉप में एंटी ए डाला, क्लम्पिंग हो गया, दूसरे ड्रॉप पे एंटी बी डाला, क्लम्पिंग नहीं हुआ, और तीसरे ड्रॉप पे एंटी RH डाला, क्लम्पिंग हो गया। इसका मतलब है कि ए एंटीजन इज प्रेजेंट, बी इज एब्सेंट एंड RH इज व्हाट, प्रेजेंट। तो उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप जो है इस पर्सन का है A पॉजिटिव। और सबसे नीचे वाला देखिए कि एंटी ए डाला, क्लम्पिंग नहीं हुआ, एंटी बी डाला, क्लम्पिंग नहीं हुआ, और एंटी RH डाला तब भी क्लम्पिंग नहीं हुआ, यानी कि A भी एब्सेंट है, B भी एब्सेंट है, RH भी एब्सेंट है। सो द पर्सन विल बी O नेगेटिव। तो इस तरह ब्लड की टेस्टिंग की जाती है टू फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन, सो दैट wrong blood should not be transferred or taken. So अब हमें देखना है कि हु इज द एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर अब हो जाएगा O के साथ नेगेटिव फैक्टर वाला, मतलब O नेगेटिव। क्योंकि देखिए आरबीसी ऑफ O RH नेगेटिव के पास न तो A एंटीजन होता है, B एंटीजन होता है और RH होता है, और इसकी वजह से उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। सो RH नेगेटिव ब्लड इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ट्रू यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये आरबीसी हम लोग किसी भी ब्लड में डाल सकते हैं, क्योंकि तीनों टाइप के एंटीजन्स नहीं होते हैं, इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। और हु इज द एक्चुअल ट्रू यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो है RH पॉजिटिव, ABRH पॉजिटिव। क्योंकि ABRH पॉजिटिव के आरबीसी पे तीनों एंटीजन्स होते हैं, A भी होता है, B भी होता है और D भी होता है। तो इसका मतलब है उसके ब्लड में तीनों टाइप के एंटीबॉडीज नहीं रहेंगे, A, B और C, तो कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। सो दैट्स वाई ABRH पॉजिटिव कैन रिसीव एनी ब्लड, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ORH नेगेटिव कैन गिव सेफली हिज आरबीसी टू ऑल द ब्लड ग्रुप। तो रिमेंबर, ये यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट का कंसेप्ट तभी ट्रू है जब हम लोग खाली आरबीसी को डोनेट कर रहे हैं या आरबीसी को रिसीव कर रहे हैं। होल ब्लड में एकदम स्पेसिफिक है, AB पॉजिटिव को AB पॉजिटिव चाहिए, O नेगेटिव को O नेगेटिव ही चाहिए। तो अंडरस्टूड। नाउ वी हैव टू अंडरस्टूड एक कंसेप्ट कॉल्ड HDN। HDN क्या होता है? तो HDN इज द हीमोलिटिक डिजीज इन न्यूनेटल
जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस भी कहते हैं, और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि आर एच फैक्टर अगर मैच नहीं हुआ तो ये बीमारी होती है। और ये बीमारी होती है किसको? एक बेबी को जो आर एच पॉजिटिव है और उसकी माँ आर एच नेगेटिव है। यानी कि इफ द बेबी इज बॉर्न फ्रॉम आर एच नेगेटिव मदर, then the baby can develop this kind of disease which is very deadly and fatal also. We have to understand this. तो HDN को आपको स्टडी करना है अभी। तो लेट्स सबसे पहले डिफाइन करते हैं HDN को। तो इट इज अ सीवियर फेटल कंडीशन, डेडली कंडीशन डेवलप्ड इन ए न्यू बॉर्न बेबी हु इज RH पॉजिटिव व्हेन बॉर्न फ्रॉम RH नेगेटिव मदर। यानी कि अगर एक RH नेगेटिव मदर एक RH पॉजिटिव बेबी को बॉर्न कर रही है और केयर नहीं किया तो एक फीटल कंडीशन डेवलप हो सकता है इन द बेबी बिफोर या आफ्टर बर्थ। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरेथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन, फिटालिस मतलब डेवलपिंग बेबी। तो इट सिंपली मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन द डेवलपिंग बेबी इन मदर्स वॉर्म। और इसी को हीमोलिटिक डिजीज इन न्यूनेटल भी कहते हैं। हीमो मतलब ब्लड सेल्स, लिटिक मतलब डिस्ट्रक्शन, नियो मतलब न्यू, नेटल मतलब बर्थ, मतलब न्यू बॉर्न बेबी। तो मीनिंग वेरी सिंपल, आरबीसी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस। और इसका प्रिवेंशन एकदम सिंपल है, जो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि ऑल RH नेगेटिव मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको कहते हैं एंटी डी इंजेक्शन। तो ये उन माँ के बॉडी में जो एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि सब्सिक्वेंट जो प्रेगनेंसी में बच्चे जन्म लेंगे उनमें ये एंटीबॉडीज का रिएक्शन नहीं होगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ HDN पहले देखते हैं। HDN की वजह से बच्चे में क्या इफेक्ट होता है। द बेबी इज बॉर्न विद सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस, और इसका कारण है कि उसके ब्लड सेल्स आरबीसी जो है वो क्लम्प होने लगते हैं बाय मैटरनल एंटीबॉडीज, जिससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है बच्चे के आरबीसी का। सो दिस इज द फिगर। बच्चे के सीवियर एनीमिया के साथ साथ आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस हो जाता है, और तो लीवर में प्रेशर पड़ता है, येलोनेस आता है। येलोनेस इज बिकॉज ऑफ द बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन सीवियर केस में ब्रेन में डिपॉजिट हो सकता है, जिससे फेटल कंडीशन डेवलप होगा। तो सीवियर जॉन्डिस एंड एनीमिया डेवलप्स इन द बेबी हैविंग द कंडीशन ऑफ HDN। तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये होता कैसे है। सो दिस इज द मदर हु इज RH नेगेटिव, शी इज हैविंग द फर्स्ट बेबी इन हर फिटस। तो माँ जो है नेगेटिव है, ग्रीन कलर से उसके आरबीसी दिख रहे हैं, लेकिन बच्चा पॉजिटिव है, लाल कलर के आरबीसी दिख रहे हैं। तो RH नेगेटिव मदर के फिटस में वर्म में अगर RH पॉजिटिव बेबी डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, तब माँ सेंसिटाइज हो जाती है, बिकॉज ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी बच्चे के जो आरबीसी है वो माँ के ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन। तो मदर हो जाती है सेंसिटाइज्ड एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द RH एंटीबॉडीज। लेकिन माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब तक वो एंटीबॉडी बच्चे तक पहुँचते हैं तब तक बच्चे का डिलीवरी हो जाता है। तो पहला बेबी देयरफॉर रिमेन्स सेफ। द फर्स्ट चाइल्ड विच इज डिलीवर्ड बाय RH नेगेटिव मदर इज जनरली सेफ। ओके, लेकिन अगर यही मदर जो अभी सेंसिटाइज हो गई, जिसके ब्लड में अभी RH एंटीबॉडीज है, अगर ये फिर से प्रेग्नेंट होती है और उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तब क्या होगा, ये RH एंटीबॉडीज विल डिस्ट्रॉय द आरबीसी ऑफ RH पॉजिटिव फिटस। जो सेकेंड बेबी थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहा है, दिस इज द सेकेंड प्रेगनेंसी। तब बच्चे के ब्लड में वो माँ के एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो जाएंगे थ्रू प्लासेंटा, एंड द बेबी विल डेवलप HDN। तो दिस विल हैपन ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी और सब्सिक्वेंट आने वाले प्रेगनेंसीज। तो HDN का कॉज मैंने आपको बता दिया, तो दिस इज द नोट, तो यू कैन रेफर इट। तो फर्स्ट चाइल्ड इज डिलीवर्ड इज अनहार्म्ड, लेकिन द सब्सिक्वेंट बर्थ कैन लीड टू HDN। तो अभी प्रिवेंशन कैसे करना है।
तो फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज द RH नेगेटिव मदर विच हैज़ बिकम प्रेग्नेंट। तो उसके गर्भ में फर्स्ट बेबी है जो पॉजिटिव है, तो शी हैज़ बिकम सेंसिटाइज्ड। तो अभी फर्स्ट बेबी जो है डिलीवर होगा, तो फर्स्ट चाइल्ड इज सेफ। लेकिन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी, अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसमें माँ के एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो गए, तो बेबी कैन डेवलप सीवियर, यू कैन सी व्हाट, HDN। तो बेबी में HDN डेवलप हो जाएगा विच कैन बी डेडली। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में माँ सेंसिटाइज हो जाती है, तो पहला बच्चा तो सेफली डिलीवर होता है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चे को खतरा है। तो इसका प्रिवेंशन कैसा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ही माँ को एक इंजेक्शन देना है, और इस इंजेक्शन की वजह से माँ के एंटीबॉडीज जो बनेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं एंटी RH-D इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन अगर नहीं मिला तो बेबी कैन डाई। तो दिस इज द सिंपल वे बाय विच वी कैन प्रिवेंट द HDN। नाउ अब हम लोग बात करते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन किसको कहते हैं? तो वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स इनोकुलेशन ऑफ, इनोकुलेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डेड, इनएक्टिव और एटीन्यूटेड, एटीन्यूटेड मतलब वीकेंड पैथोजेंस मतलब जर्म्स या उनके टॉक्सिन्स या उनके एंटीजेंस, जिसकी वजह से एक पर्सन का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हम लोग एक तरीके से जानबूझ के बॉडी में जर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जर्म एक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव, और बॉडी को लगता है कि इन्फेक्शन हो गया। और जब बॉडी में जर्म्स आता है, हमने एक्वायर्ड सिस्टम पढ़ा है, तो बॉडी क्या करता है, जर्म्स के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करने लगता है और मेमोरी डेवलप करता है। और जिस प्रिपरेशन को हम लोग बॉडी में इनोकुलेट करते हैं उसको नाम देते हैं हम लोग वैक्सीन। तो वैक्सीन इज नथिंग बट एंटीजेनिक प्रिपरेशन, जिसका काम है बॉडी में जो जर्म हमने इंट्रोड्यूस किया उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करना, जिससे बॉडी में इम्यूनिटी इंड्यूस हो जाती है और फिर वो पर्सन उस जर्म के खिलाफ प्रोटेक्ट हो जाता है। तो दिस इज द साइंस ऑफ वैक्सीनेशन जो इम्यूनोलॉजी में आता है, और इस साइंस को सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने इंट्रोड्यूस किया था। वी ऑलरेडी हैड द रेफरेंस ऑफ जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का इन्वेंशन किया, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फादर ऑफ इम्यूनिटी। So this is the picture in which Edward Jenner is inoculating a baby with cowpox vaccine, और यही cowpox वैक्सीन की वजह से स्मॉल पॉक्स भी प्रिवेंट होने लगा। तो आप देखते हैं कि ये वैक्सीन में वैका मतलब ये टर्म कैसा है, या वैक्सीन को वैक्सीन क्यों कहते हैं? क्योंकि टर्म वैक्सीन जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड वैका, और वैका का मतलब होता है काउ, सिंपली क्योंकि पहला वैक्सीन जो था वो काउ पॉक्स के खिलाफ था और स्मॉल पॉक्स के खिलाफ था, जिसको एडवर्ड जेनर ने डेवलप किया था। इसके लिए इसी वैक्सीन पे नाम पड़ गया वैक्सीन, और इसी वर्ड पे नाम पड़ गया वैक्सीन। तो वैका मीन्स काउ। तो विच काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन? तो वैक्सीनेशन की वजह से जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होता है वो आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप हुआ एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। तो इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमारे बॉडी का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, और एंटीबॉडीज़ तैयार होने के साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी डेवलप होता है अगेंस्ट ए गिवन पैथोजन। यानी कि जिस जर्म का वैक्सीन हमने एक पर्सन के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, उस जर्म के खिलाफ बॉडी में मेमोरी और एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फ्यूचर में अगर वो जर्म सचमुच का आया बॉडी में, तो हमारा बॉडी पहले से तैयार होके इमीडिएटली इसको डिस्ट्रॉय कर देता है बिकॉज ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, एंड वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीवियर इफेक्ट ऑफ दैट डिजीज। तो एग्जाम्पल है, देखिए पोलियो वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को अगेंस्ट पोलियो, BCG दिया जाता है, ये पहला वैक्सीन है जो हर बेबी को दिया जाता है अगेंस्ट TB ट्यूबरकुलोसिस। देन DPT ट्रिपल वैक्सीन है जो डिप्थीरिया, वुफिंग कफ जिसको पेट्रोसिस कहते हैं और टेटनस के खिलाफ दिया जाता है, और MMR वैक्सीन जो मम्स, मीजल और रूबेला तीनों यू कैन सी वायरल बीमारी है बच्चों में होने वाली, उसके खिलाफ दिया जाता है। तो
व्हाट इज वैक्सीन? इट इज द बेस्ट वे ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसको प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। बीमार होने से पहले अपने आप को तैयार कर लेना, ये प्रोटेक्ट कर लेना, उसको प्रोफिलैक्सिस कहते हैं, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि इन्फेक्शन से होने वाले जो बीमारी है उसके खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। तो वैक्सीन जो है हमारे बॉडी को तैयार करता है फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए। तो 3 तरीके से। तो सबसे पहले ये बॉडी को टीच करता है इन रिकॉग्नाइजिंग द जर्म। तो ये जर्म को रिकॉग्नाइज करने का एबिलिटी डेवलप करता है। तो जर्म्स हम लोग जो इनएक्टिव फॉर्म में डालते हैं उससे बॉडी रिकॉग्नाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है। साथ में इट ऑल्सो टीचेस द बॉडी टू प्रिपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज को तैयार करने की एबिलिटी आ जाती है बॉडी में। और साथ में ये इंफॉर्मेशन बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी बी सेल। तो प्रिपेयर करने वाले सेल तैयार होते हैं प्लाज्मा बी सेल, रिकॉग्नाइज करने वाले सेल होते हैं टी सेल। तो टी सेल ऑफ दैट जर्म, देन प्लाज्मा बी सेल ऑफ दैट जर्म एंड मेमोरी बी सेल ऑफ दैट जर्म इज प्रिपेयर्ड। और वैक्सीन के 3 फॉर्मूलाज है। तो 3 तरह के कॉम्बिनेशंस को, सॉरी 4 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस को हम लोग वैक्सीन के रूप में दे सकते हैं। तो वैक्सीन इज आइदर ए यूनिक प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल ऑफ द पैथोजन। तो पैथोजन का कोई यूनिक मॉलिक्यूल जिसको हमारा बॉडी आइडेंटिफाई कर सके वो इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो डेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन, तो बैक्टीरिया या वायरस को किल करके हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी में। तो तीसरा तरीका है ए टॉक्साइड। तो बहुत सारे जर्म्स जो उनका बॉडी में टॉक्सिन्स होता है, इन टॉक्सिन को इनएक्टिव करके टॉक्साइड बनाया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। या चौथा तरीका है वीकेंड और एट्यूनेटेड टाइप का पैथोजन। तो हम लोग जर्म को पूरा नहीं मारते हैं, उनको सुला देते हैं, वीक कर देते हैं, तो वो फिर क्या है, डेंजरस नहीं होता है। एग्जाम्पल है पोलियो वायरस, पोलियो वैक्सीन के लिए जो दिया जाता है। तो शॉर्ट में देखते हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले जिस पैथोजन या जिस जर्म के खिलाफ हमको वैक्सीन तैयार करना है उसको हमको ऑब्टेन करना है, उसको लेबोरेटरी में सबसे पहले ग्रो करते हैं। तो पैथोजेंस और एनी काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में बीमारी प्रोड्यूस करता है बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स और हार्मफुल एंटीजेंस, तो उसको हमको लेबोरेटरी में ग्रो करना है इन ए सूटेबल मीडियम। और फिर उसके एंटीजेंस या टॉक्सिन को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और इन एंटीजेंस या टॉक्सिन्स को फिर इनएक्टिवेट करके हम लोग टॉक्साइड्स बनाते हैं। तो टॉक्साइड्स आर नथिंग बट इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द टॉक्सिन और एंटीजन जो एक पैथोजन तैयार करता है। फिर इस टॉक्साइड के साथ हम लोग मिक्स करते हैं 2 चीज़। तो पहला है डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट जो है इस टॉक्साइड को प्रिजर्व करता है और वैक्सीन को प्रॉपर डिलीवरी में हेल्प करता है। तो द मटेरियल और मॉलिक्यूल विच प्रिजर्व्स द टॉक्साइड। और एडजुवेंट जो है इट एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम। तो इन तीनों के मिक्सचर से जो प्रिपरेशन तैयार होता है, कॉम्बिनेशन तैयार होता है, उसको कहते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन देयरफॉर हैज़ 3 कंपोनेंट। पहला है इनएक्टिव जर्म या इनएक्टिव टॉक्सिन या इनएक्टिव एंटीजन जिसको टॉक्साइड कहते हैं, उसके साथ हमने मिक्स किया है एडजुवेंट और साथ में ऐड किया है डाइल्यूएंट। तो रिमेंबर दिस, वैक्सीन इज इक्वल टू टॉक्साइड प्लस एडजुवेंट प्लस डाइल्यूएंट। तो ये तीनों प्रिपरेशन को या तो लिक्विड नहीं तो पाउडर फॉर्म में फिर हम लोग प्रिजर्व करते हैं, उसकी रैपिड टेस्टिंग की जाती है, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, तब जाके उसको फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इन द पर्सन। तो वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वैक्सीनेशन इज लाइक ए फॉल्स, यू कैन सी इन्फेक्शन, फॉल्स पैथोजन, क्योंकि हम लोग डेड, हम लोग शरीर को चिढ़ाते हैं कि एक इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो मेमोरी सेल्स बनता है वो फ्यूचर में असली इन्फेक्शन से बचा लेता है। एंड द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शियस डिजीज। तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी अप टू 5 years आर वेरी सेंसिटिव टू इन्फेक्शंस लाइक मीजल, टेटनस, पोलियो। तो अर्ली लाइफ से ही हम लोग बच्चों को बचा लेते हैं। और वैक्सीन से न केवल एक इंडिविजुअल प्रोटेक्ट होता है बल्कि पूरा सोसाइटी, क्योंकि जिस पर्सन को वैक्सीन मिला है तो उसमें इन्फेक्शन हो गया तो वो इस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो स्प्रेड न कर सके। तो सोसाइटी भी प्रोटेक्ट होता है। एंड दैट्स वाई प्रेजेंटली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैक्सीन। हर कंट्री कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कौन सा कंट्री सबसे पहले वैक्सीन बनाएगा। और वैक्सीन इज़ वेरी सेफ, क्योंकि इसको तैयार करने से लेके इसको
ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करने तक रिगरस ट्रायल्स होता है और टेस्टिंग होता है. ये टेस्टिंग और ट्रायल्स कोविड-19 वैक्सीन का चल रहा है, एंड होपफुली इन ए वेरी फ्यू यू कैन सी मंथ या डेज वी विल गेट द वैक्सीन. नाउ वैक्सीन एक्शन का प्रिंसिपल आप पढ़ सकते हो. तो इसमें हम लोग बॉडी में इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन डालते हैं जिससे बॉडी को लगता है कि इन्फेक्शन हो गया है, और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट तैयार करता है जो एंटीबॉडीज तैयार करता है, और फिर ये इंफॉर्मेशन मेमोरी सेल में स्टोर हो जाता है. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन एक्शन, जिससे फ्यूचर में होने वाला रियल इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट वैक्सीन जो हमको दिया जाता है आफ्टर वी आर बॉर्न, दैट इज BCG वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. और 2 बूंद जिंदगी के वो है पोलियो वैक्सीन, ओरल वैक्सीन है वो. तो वैक्सीन कैन बी इंट्रोड्यूस लाइक इंजेक्शन और ड्रॉप्स, एंड दिस इज द कोविड-19 वैक्सीन जो अभी ट्रायल में चल रहा है. तो होपफुली वी विल गेट दिस वैक्सीन सून एंड प्रोटेक्ट द एंटायर ह्यूमैनिटी अगेंस्ट द न्यू कोरोना वायरस. So I hope you understood the entire topic. So goodbye for then, and we will meet once again next lecture. Till then, bye bye.